सकता है। एंड अगर लॉ ने लगाया है तब तो देना ही देना है, और अगर लिस्टेड एंटिटी है तब भी देना ही देना है। अनलिस्टेड के लिए या तो लॉ कंपलसरी कर देगा, और लॉ कंपलसरी नहीं कर रहा है तो इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिटर। ठीक है। द ऑडिटर में ऑल्सो डिसाइड टू कम्युनिकेट, ये तो मैंने पढ़ लिया। एग्जाम्पल्स ऑफ सच एंटिटीज़ में इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपका बैंक है, इंश्योरेंस है, पेंशन फंड है, या ये सब है। ठीक है। एंड अदर एंटिटीज़ सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो इससे क्या होगा, लाइक आप बैंक का ही एग्जांपल देखो, आप किस बैंक पे जाना ज़्यादा पसंद करोगे, जहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा आपको अच्छी एश्योरेंस मिल रही हो, ज़्यादा अच्छा लेवल मिल रहा है एश्योरेंस का। तो उसका मतलब अगर उसमें आप की ऑडिट मैटर्स देख लोगे तो उससे क्या होगा, उसको आपको उस पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद में अभी तक के हमारे 6 एलिमेंट्स हो गए। क्या क्या हो गए हमारे, टाइटल, एडवसी, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न एंड योर की ऑडिट मैटर्स। फिर इसके बाद में आपका जो 7th वाला पॉइंट है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द ऑडिटर रिपोर्ट शेल इंक्लूड अ सेक्शन विद अ हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो ऐसे 200 है, दैट एक्सप्लेन्स द प्रीमाइस रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। जो ऐसे 200 है वो मतलब बताता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। ठीक है ना। दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑन विच ऑडिट इज़ कंडक्टेड। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, बिकॉज इट इज़ अ बिट लेंदी। जो आपका 7th और 8th है, मैं एक काम करती हूँ, अभी आपका 9th 10th 11 12 13 ये वाले करा देती हूँ, छोटे छोटे 7th 8th, और वो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है लॉ वाला, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं डिटेल में थोड़ा। ठीक है। तो वो हो सकता है 15-20 मिनट की वीडियो, मैं इसको इसमें कर देती हूँ। तो 9th वाला जो है आपका 7th वाला एलिमेंट है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एंड जो 8th वाला एलिमेंट है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। 9th वाला ये है कि जो जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम लोग 8th वाला एलिमेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जो जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका लोकेशन कहाँ कहाँ देंगे, उसकी मतलब जो लोग मतलब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या, जो हम लोग 8th में पढ़ेंगे, पूरा बहुत बड़ा सा वो एलिमेंट है, तो उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी क्या लोकेशन है, कहाँ कहाँ हमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो एक तो वो हमें ऑडिटर रिपोर्ट की बॉडी में मिल जाएगा, एक अपेंडिक्स में मिल जाएगा, और एक स्पेशल रेफरेंस जैसे कि कोई वेबसाइट वगैरह उस पर मिल जाएगा। अब इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है अपेंडिक्स का, तो यहाँ तक तो ये वही है, और यहाँ से आया है। मतलब अगर उनका अपेंडिक्स में होगा तो ये लोग मतलब हम एज एन ऑडिटर हमें क्या लिखना होगा, अ फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं एक ऑडिटर हूँ, फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 10 ऑफ दिस ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऐसे करके हमें अपेंडिक्स का रेफरेंस देना होगा। इस तरह से अगर कोई वेबसाइट है तो हमें उसका भी रेफरेंस देना होगा। फिर इसके बाद में अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ द ऑडिटर असेस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर इन एडिशन टू द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस essay, these other reporting responsibilities shall be addressed in a separate section। अगर कुछ other reporting responsibilities है, मतलब जो auditor की responsibility है उसके साथ में कुछ और reporting responsibility, तो उसके लिए separate section होना चाहिए, separate title होना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा, report on other legal and regulatory requirements or otherwise as appropriate। इसके अलावा भी हो सकता है कोई और नाम, unless these other responsibilities address the same topics as those presented under the reporting responsibilities required by the essays, in which the case the other reporting responsibilities may be presented in the same section as the related report elements required by the essays। मतलब ऐसे की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्ट करने में, अगर उसके अलावा कुछ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप फुलफिल कर रहे हो तो उसको एक अलग सेक्शन में देना है। अगर आपने इसको सेम सेक्शन में दे भी दिया तो ऐसा होना चाहिए कि उससे साफ साफ पता लगे कि ये ऐसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो ऐसे ने बोला था मुझे कंप्लाई करने को, और ये अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। If the auditor's report contains a separate section that includes other reporting responsibilities, the requirements stated above shall be included under a report जिसकी हेडिंग होनी चाहिए, तो रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर इसके बाद में साइन है, जो भी ऑडिटर होगा, एंगेजमेंट पार्टनर होगा, उसके साइन होंगे, एंड अगर वो फर्म है तो वो फर्म के नाम, अपना नाम लिखेगा पहले, फिर फर्म का नाम लिखेगा।
और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो है उसको अपना मेंबरशिप नंबर भी मेंशन करना होगा, और उस मेंबरशिप नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। जहाँ पे भी आईसीआई मतलब अलॉट किया है तो मेंबरशिप नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दे ऑल्सो इंक्लूड the registration number of the firm where applicable as allotted by the ICI, the audit report साइंस बाय देम। मतलब एक तो साइन होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और अगर फर्म जा रही है एज एन ऑडिटर तो पहले एंगेजमेंट पार्टनर का नाम, फिर फर्म का नाम, फिर उसके बाद में ऑडिटर का एड्रेस। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल नेम स्पेसिफिक लोकेशन विच इज ऑडिटर लीव द सिटी वेयर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइन। जो भी जिस भी शहर में साइन हो रही है ऑडिट रिपोर्ट तो उस शहर का नाम वहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम ऑडिटर्स एड्रेस या प्लेस भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ योर साइन, प्लेस एंड डेट। डेट कौन सी होनी चाहिए? जिस दिन ऑडिटर ने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है। All the statements that comprise the financial statements, including related notes, have been prepared. Those with the recognized authority have asserted that they have taken responsibilities for those financial statements. मतलब एक एविडेंस इन्हें मिल गया है कि उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नोट्स के साथ में बनाए हैं, और साथ में जो भी उन्हें रिकग्नाइज अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोज विद रिकग्नाइज अथॉरिटी, उन्होंने क्या करा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करा है। द डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट इन्फॉर्म्स द यूजर्स ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट द ऑडिटर हैज़ कंसीडर्ड। जिस डेट को जो ऑडिटर है वो बता देता है यूज़र ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट को कि जो ऑडिटर हैज़ कंसीडर्ड द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन ट्रांजेक्शंस ऑन विच द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर बिकेम अवेयर एंड दैट अकर्ड अप टू दैट डेट। मतलब उस डेट तक ऑडिटर को एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाता है जो कि डेट होती है ऑडिट की रिपोर्ट में। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इवेंट्स इन ट्रांजेक्शंस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एड्रेस इन ऐसे 560। जो उसके बाद होता है वो ऐसे 560 में होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये जो लॉ वाला है इसमें इन्होंने क्या किया है, टाइटल आपका फर्स्ट एलिमेंट उसमें क्या था, मैं जो हमारा नॉर्मल था वो भी मैं बता देती हूँ, लॉ रेगुलेशन है तो वो भी बता देती हूँ। उसमें एक स्पेसिफिक लेआउट दिया है, जो हमारा एस 700 ने दिया था वो था, और ये जो लॉ रेगुलेशन है इसने एक अलग स्पेसिफिक लेआउट दिया है, लेकिन इसका सीक्वेंस सेम ही है। फर्स्ट उसमें क्या था, टाइटल, इसमें भी क्या है टाइटल, उसमें क्या था एडवेसी, उसमें भी क्या है एडवेसी, उसमें थर्ड क्या था ओपिनियन। अब इसमें इन्होंने ओपिनियन भी इन्होंने सेम ही किया है। ओपिनियन में हम क्या देख रहे थे कि जो एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटिटी, स्टेटमेंट्स वगैरह वो सब हमने किया था। तो उन्होंने क्या लिखा है, ओपिनियन सेक्शन कंटेनिंग एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अ रेफरेंस टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड टू प्रिपेयर द financial statements and an identification of the financial statements that have been audited। ओपिनियन में हम लोग यही तो लिख रहे थे, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने जो आपका ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन था उसका इन्होंने लॉ और रेगुलेशन में एक मिक्सचर कर दिया है। फर्स्ट वाले में इन्होंने क्या किया कि जो ओपिनियन है वो हम देंगे, और हम क्या देंगे, हम ओपिनियन देंगे विद रेफरेंस टू दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं। फिर उन्होंने फोर्थ पॉइंट क्या दे दिया कि जो आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे उस एंटिटी का जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम ऑडिट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली रिक्वायरमेंट कर दी जो आपकी बेसिस फॉर ओपिनियन में थी। ये भी आपकी बेसिस फॉर ओपिनियन में थी और ये भी बेसिस फॉर ओपिनियन में थी कि जो ऑडिटर है उसने कंप्लाई किया उन एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ में, और साथ में उसने जो कोड ऑफ एथिक्स है इशूड बाय ICAI उसको भी उसने फॉलो किया है। तो इन्होंने जो आपका थर्ड और फोर्थ एलिमेंट है उसका ऐसे करके मिक्सचर कर दिया। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स आपके वही हो गए। फिर इसके बाद में 570 गोइंग कंसर्न सेम है। फिर इसके बाद में वेयर एप्लीकेबल अ बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दैट एग्जिस्ट एंड इज not inconsistent with the reporting requirements relating to a going concern। तो इन्होंने going concern के बारे में 2 पॉइंट्स दिए, where applicable a section that address and is not inconsistent with the reporting requirements relating to going concern। मतलब reporting requirements में कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है जिससे कि ऐसा लग पाए कि कंपनी पता नहीं गोइंग कंसर्न में चलेगी या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें वो चीज़ मेंशन करनी होगी। और फिर ये बोल रहे हैं वेयर एप्लीकेबल अ बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन दैट एड्रेस एंड इज़ नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। तो एक तो हमने ये कर दिया कि जो हम ऐसा सेक्शन एड्रेस करेंगे जिसकी हमें ये लग रहा है कि जो कंपनी है वो ऐसा नहीं होगा कि गोइंग कंसर्न में नहीं चलेगी।
और फिर हम देंगे अगर हमने कुछ क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दी भी है तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, हम लोग उसमें लिखेंगे कि कंपनी जो है गोइंग कंसर्न में चल भी पाएगी या नहीं, इसमें इतने हमें मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिली है। तो ये आपका हो गया एक तरह से अनमोडिफाइड ओपिनियन का केस कि हम गोइंग कंसर्न के केस में क्या रिलेट करेंगे। और फिर ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका मॉडिफाइड ओपिनियन के केसेस में, उसमें हम या तो देते हैं एडवर्स ओपिनियन या हम डिस्क्लेमर देते हैं, क्वालिफाइड देते हैं। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, एडवर्स ओपिनियन दे दिया, ठीक है आप ऑडिटर हो, आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, एडवर्स ओपिनियन दे दिया, अब क्या ये जो यूज़र है इसको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा है इसको कि कंपनी जो है आगे डूब जाएगी। तो आपको ये पूरा पूरा वहाँ पे मेंशन करना होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब है या नहीं है, एज द केस में भी कि इट इज़ नॉट इनकन्सिस्टेंट और इज़ इन कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। तो मतलब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ में वो कंसिस्टेंट है, गोइंग कंसर्न में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो क्या था, नेक्स्ट एलिमेंट आपको उसमें था की ऑडिट मैटर्स, ऐसे 701 तो उन्होंने वो ही किया है। अब ये जो उन्होंने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आपको तभी बताऊंगी जब मैं वो दोनों पढ़ा दूंगी, लेकिन इसलिए सिर्फ ये लोग ये बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉम reporting process then address and is not inconsistent with the reporting requirements as contained in this SA 700। तो इन दोनों में ये लोग बात कर रहे थे SA 570 की, अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं, SA 700 की। तो मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर, कि वो जो SA 700 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ में इनकन्सिस्टेंट ना हो। और जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑडिटर को भी ऑडिट कैसे करना है, उसको भी ऐसे करना है जिससे ऐसे 700 की रिक्वायरमेंट्स भी ऐसा ना हो कि वो इनकन्सिस्टेंट रह जाए, हम सिर्फ लॉ वाले ही फॉलो करते रह जाए, मतलब लॉ की रेगुलेशंस भी हमें फॉलो करनी है और इससे 700 की भी। फिर उसके बाद में आपका बाकी पॉइंट्स देंगे, सिग्नेचर, देन योर प्लेस, देन योर डेट, ठीक है ना। तो ये इलस्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड मैनेजमेंट और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पढ़ना है खुद से। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, देखो इन्होंने ये पूरा एग्जाम्पल दिया है, जो जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे। ये हो गया आपका टाइटल, ये हो गया आपका एड्रेसी, फिर उसके बाद में ओपिनियन, फिर इसके बाद में देखिए ऐसे होती है बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर उसके बाद में गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न इन्होंने नहीं दिया है इसमें, की ऑडिट मैटर्स दिए हैं इन्होंने, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अदर मैटर, मतलब अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ये देखिए यही हेडिंग तो हम लोगों ने देखी थी। फिर इसके बाद में साइन, ये फर्म है तो फर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है इसने, फिर इसके बाद में साइन लिखा है, नेम लिखा है, साइन करा है, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लेस और डेट। तो ऐसे होती है हमारी ऑडिट रिपोर्ट। इन्होंने गोइंग कंसर्न वाला बस एलिमेंट यहाँ नहीं लिखा है। तो आई गेस अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे होती है। एंड ये वाला जो इलस्ट्रेशन ये हमारा ड्यू है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो दोनों करेंगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक भी फिर कल स्टार्ट करवाई दूँगी, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में ये आपका मतलब बेसिस फॉर ओपिनियन का वो है, 5th वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और आपकी वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं इलस्ट्रेशन देख लूँ। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर पर्पस ऑफ इलस्ट्रेटिव ऑडिटर्स रिपोर्ट द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस आर assumed. Audit of a complete set of financial statements of a listed company using a fair presentation framework. The audit is not a group audit. The financial statements are prepared by the management, and the terms of audit engagement reflect the description. ये सब इन्होंने assume किया है। ओके, इसके बाद में इन्होंने इसी के ही बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई होगी, ठीक है ना। तो ये वाला जो इलस्ट्रेशन वाला पार्ट है आप पढ़ लेना, ठीक है। ये लोग यही कह रहे हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर लिस्टेड एंटिटी, एक लिस्टेड एंटिटी की है, प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क
तो ये जो सर्कमस्टांसेस है एज्यूम हुए हैं और बाकी फिर आपको जो आगे रिपोर्ट है वो दिखाई रखी है। तो ये एक बार आप चाहे तो रीडिंग ले लेना, ठीक है, कि ऑडिट मैटर्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग्स में है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उन्होंने फुलफ़िल कर ली है, सब एज्यूम करा गया है और इसी के हिसाब से उन्होंने क्या दिया गया है, रिपोर्ट बनाई है। तो आप ये लोग पढ़ लेना, ठीक है, आप लोग ये पढ़ लेना। So I'm ending this video here and we'll continue with the leftover topics and your topic number 5 in the next video. Okay, so I'm ending this here. Thank you so much.